हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नया सब्जेक्ट साइंस लेकर आया हूं। साइंस का वो भी एक जीव विज्ञान टॉपिक लेके आया हूं। जीव विज्ञान के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी चैप्टर की बात कर रहा हूं। 1 वीडियो 1 शूट फिनिश चैप्टर, बस मैं टोटल चैप्टर फिनिश है दोस्तों। इसमें से 100% दोस्तों 100% यानी कह सकते हैं 100% गारंटी है कि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। बस मैं इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके रट डालिएगा। कम से कम दोस्तों आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। पास में आया, 10 मार्क्स देके जाएगा। उससे ज़्यादा देगा लेकिन उससे कम नहीं देगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ है। पहला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम का कार्य, केवल फ्लोएम का जो कार्य होता है ये खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में। तो जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जबकि जो जाइलम होता है, जैसे जाइलम जो होता है ये जल और खनिज पदार्थों का वहन करता है। तो फिलहाल फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। आगे चल के मनुष्य में पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं कहाँ से होती है? मुख से होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सेब लेंगे तो सेब सबसे पहले क्या है? एक जटिल है। अब सेब जैसे मुख में आएगा वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा। इसका मतलब ये पाचन की क्रिया स्टार्ट हो गई कहाँ से? मुंह से। कहाँ से? मुंह से, ठीक है, यानी माउथ से स्टार्ट हो गई। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है गुर्दे की, इस यानी किडनी की बात कर रहा है। गुर्दे की इकाई यानी गुर्दे की जो इकाई होती है या उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे ही तो हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा कमेंट में अगर आप लिखते हैं तो मैं वह डाउट कहीं ना कहीं आपका पूरी तरीके से क्लियर करवा दूंगा एक नए वीडियो में। बात सुन आया? जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्या है? उत्पाद है। ये टॉपिक देंगे, उत्पाद के बारे में समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और जल होता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है ये अभिकारक होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जबकि ये जो होता है ये उत्पाद है। क्या है? ये उत्पाद है। ये उत्पाद है। तो उत्पाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और क्या? ऑक्सीजन। और क्या? जल। बस यही पूछा है। आगे चलिए। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी बात कर रहा है वो बीपी की। किसकी बात कर रहा है? बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। तो ये रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का डेफिनेशन शायद आपको याद हो गई। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि रक्तदाब को मापा जाता है किससे? स्फाइग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फाइग्मोमैनोमीटर से। बोलिए फिर से, स्फाइग्मोमैनोमीटर से, ठीक है ना। आगे देखिए ये जो पित्तरस की बात किया है तो पित्तरस बनता कहाँ पर है? यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि द्वारक कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती हैं पत्तियों के रंध्र में। कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों के रंध्र में। जैसे ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है। अगर ये एक पत्ती है तो इस पत्ती पे ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? द्वारक कोशिकाएं स्टोमेटा के अंदर, ठीक है ना। आगे चलिए। जो मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों उसमें 4 पार्ट होते हैं। कैसे? देखिए ये है मनुष्य का हृदय। ये है मनुष्य का क्या है? हृदय है। मनुष्य के हृदय में देखिए ये कितने चैम्बर? 1 2 3 4। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग होता है? कौन सा जोड़ा है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग होता है? ठीक है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड
उपयोग होते हैं या प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो इसमें यही उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उपयोग हो रहा है। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बस में ये उपयोग हो रहा है। ये तो बनता है, ये तो बनता है। आगे आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये तो हो गया। आगे क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 14वें नंबर पे कूपिका जो होती है यानी वायु कोष्ठिका, यानी कूपिका को हम वायु कोष्ठिका भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये फेफड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, फेफड़े। तो देखिए अगर ये यहाँ ये फेफड़ा है, तो फेफड़े में ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर यानी गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसको हम कूपिका कहते हैं। यही क्या है, यही कूपिका होती है। ठीक है ना। इसी में कहीं ना कहीं गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो ऑक्सीजन। आगे, पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहे कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, अभी पढ़ के आए हैं दोस्तों, 120/80 नॉर्मल बीपी। ठीक है ना। आगे, जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। जब हानिकारक पदार्थों का निष्कासन यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, जीवों के अंदर हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो देखिए ये नहीं होता है। जबकि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है ना। पूछा क्या नहीं, यही ऑप्शन नंबर डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समझ आया, क्लास में बोलता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, वृक्क का कार्य होता है। वृक्क मतलब किडनी का कार्य क्या होता है, तो जान ही रहे हैं भाई, किडनियाँ क्या करेगा, उत्सर्जन है ना करेगा। हाँ भाई, खून को छानेगा तभी तो यूरिन बनेगा। तो इसका मतलब वो है व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, यानी उत्सर्जन करता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, तो मनी प्लांट जो होता है ये विषमपोषी नहीं है। मनी प्लांट जो है ये विषमपोषी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्लोरोफिल जो होता है ये अवशोषित होता है प्रकाश ऊर्जा द्वारा। ठीक है ना। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये क्या करता है, क्लोरोफिल अगर न रहे तो पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश ऊर्जा सूर्य की जो प्रकाश होती है वो अंदर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब पत्तियों में पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये है पत्ती, ये है पत्ती। अब ये पत्ती क्या है, हरी है, तो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी हैं। ऐसी हरी होने के कारण जो सनलाइट होता है वो कहीं ना कहीं इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वही प्रकाश की ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित करता है, यानी क्या करता है, खींचता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 23 नंबर, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, या स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो जो स्वपोषी जो पोषण होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक बार फिर से ये क्लियर कर दूं कि क्यों। अब देखिए, स्वपोषी मतलब क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं PLANT, प्लांट माने पौधे, बात समझ रहे हैं। अब पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाएगा, तो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी या जब उसको जल मिलेगा तब। क्लोरोफिल रहेगा तभी तो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचेगा। बस में ये सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी तो भोजन बनेगा। यानी इन तीनों स्रोतों की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया। देखिए 24 में पूछा है, 22 में पूछा है, कई पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मूत्र निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो वृक्क में। कहाँ होता है, किडनी में। दोनों किडनियाँ है ना, चेक कर लो एक बार अपना। आगे देखिए कि कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है ना, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं।
26 नंबर देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है, जो किससे संबंधित है भाई? उत्सर्जन से संबंधित है। आंख मूंद करके अगर बोलोगे तभी समझ जाओगे कि जो वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B3, विटामिन B3 को पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन जो रुधिर में पाया जाता है, जिसके कारण खून आपका लाल होता है। भाई खूनमा जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो श्वसन में। ठीक है ना, तो यानी हीमोग्लोबिन का सिंबल ऐसे Hb होता है, और यही Hb जो होता है वो अपनी ओर ऑक्सीजन को क्या करता है? खींचता है। इसका मतलब यह श्वसन में इन्वॉल्व होता है, मुख्य भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तब फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जैसे जाइलम, जैसे जल के वहन के लिए। ठीक है, अब फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए। आगे, पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है जैसे जाइलम, जैसे जल का वहन। वेरी गुड। आगे चलिए। कह रहा है कि मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? किडनी कौन कार्य है भाई? अभी 10 बार पढ़ के आए हो, उत्सर्जन का काम है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से जाइलम का मुख्य कार्य है जल का संवहन। जैसे जाइलम, जैसे जल का संवहन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर याद करिएगा। देखिए आगे, पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? देखिए कई बार पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब 2026 वाला प्रश्न में है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन। क्या होता है? जल का संवहन हो गया। अगला प्रश्न है। कह रहा है कि कोशिकी प्रक्रम, कह रहा है कि कोशिकी प्रक्रम की बात कर रहा है। देखिए कोशिकी, पेन नहीं चल रहा है। कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है। तो देखिए ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ATP है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तब ATP हो जाएगा, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP हो जाएगा। ठीक है जी। आगे NADP की बात कर रहा था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। आगे चलिए दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। भाई ध्यान दीजिएगा, वृक्क, किडनी किस काम की है? किडनी किस काम के लिए है? तो किडनी उत्सर्जन के लिए है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आवश्यक है। क्लोरोफिल रहेगा। इसमें स्वपोषी की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है प्लांट। ठीक है, अब प्लांट भोजन कैसे बनाएगा? जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तब बनाएगा, जब उसे पानी मिलेगा तब भोजन बनाएगा, जब उसे क्लोरोफिल मिलेगा तब वो सूर्य के प्रकाश को खींच पाएगा, और सूर्य के प्रकाश तो रहबा करेगा। यानी इन सभी स्रोतों की उसे आवश्यकता पड़ती है। किसे? स्वपोषी पोषण को इन सभी स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हर किसी को याद होना चाहिए, नहीं तो डंडा मारेंगे भैया। यानी जल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये दोनों मिल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजनवा का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। देखिए ATP तथा NADP 2H का निर्माण होता है। कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? ATP तथा NADP 2H का निर्माण होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे कह रहा है कि विटामिन जो केवल जल में घुलनशील होता है। तो देखिए विटामिन जो होता है VITAMIN, विटामिन जो होता है एक जल में
और एक फैट में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन ADE होता है, ठीक है ना। तो ये जब वसा की बात करेगा तो ADE और जल की बात करेगा तो BC। तो यहाँ बात क्या किया है, जल की बात किया है। तो पहले B खोजेंगे, B है, B नहीं है, B नहीं है, B नहीं है, C है, हाँ का है। तो इसका मतलब जल में घुलनशील विटामिन BC है। देखिए नीचे दिया है, कोई दिक्कत ये नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE, एक बार फिर से बोले ADE। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम ADE होता है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन का नाम BC होता है। क्या होता है, BC होता है। आगे, विटामिन A की कमी से रतौंधी, बस में आया। विटामिन B से बेरी, विटामिन C से स्कर्वी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे अगला चैप्टर यहाँ कह रहा है, पहला ये अगला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। जैव प्रक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ये जितने भी क्वेश्चन थे पिछले 5 सालों से पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस है, एक समूह है, ठीक है ना। इससे बाहर कतई पेपर नहीं बन सकता है। आगे चलिए, कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, जिससे आप सोचते हो। तो हम अग्र मस्तिष्क से सोचते हैं। अब तुम भी चेक करो कैसे सोचते हो। हम तो सोच लिए कि हम अग्र मस्तिष्क से सोचते हैं। आप सोच करके कमेंट में बताना आप कैसे सोचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। तो देखिए, ऑक्सिन हाँ है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन एस्ट्रोजन नहीं है। तो एस्ट्रोजन भैया क्या है, तो ये महिलाओं में पाया जाता है, यानी जो फीमेल में पाया जाना हार्मोन्स है उसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं ये बताया हूँ एस्ट्रोजन महिलाओं में और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। अब थर्ड वाला पढ़ रहे हैं। अब देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। तो एस्ट्रोजन तो पुरुषों में पाया जाता है, यह भी मनुष्य में और यह भी मनुष्य में। जबकि साइटोकाइनिन देखिए, यहाँ साइटोकाइनिन क्या है, पौधों में। तो साइटोकाइनिन किसमें, प्लांट में पाया जाता है। किसमें, प्लांट में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली जगह को क्या बोलते हैं। खाली जगह को, ये पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा था, बताइए। ये जो नौकरियां वाली चीजें होती हैं उसमें पूछ रहा है। अब देखिए, इसका मतलब ये महान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चनवा बहुत भैया महान है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, तो इसका मतलब साइटोकाइनिन है, ठीक है ना। आगे, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, आप लोग के डिमांड पे। देखिए अगला छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। तो पादप हार्मोन्स कौन सा है, जिबरेलिन है। क्या है, जिबरेलिन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथियां। कौन ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां जो होती हैं वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। आगे, इंसुलिन स्रावित करता है। आगे देखिए, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से, अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथियां जठर रस को स्रावित करती हैं। और जठर रस कहाँ होता है, हम कह देंगे आमाशय में होती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा। तो यहाँ बोला ना, जल का परिवहन किसके द्वारा, जैसे जल जैसे जाइलम। आगे 11वां प्रश्न है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है 100% सही। यह प्रक्रम ईस्ट में होता है 100% सही। यह क्रिया पायरुवेट और पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड व इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH बनाता है 100% सही। लेकिन यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रियम संपन्न होती है। यही क्या है, ये सही है और सब नहीं है बल्कि यही सही है। मतलब ये है कि किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो किण्वन के लिए सत्य है, लेकिन किण्वन के लिए सत्य यही नहीं है। ये तो मनुष्य में होता है। कहाँ होता है, मनुष्य में होता है, और ये जीवों में होता है, ठीक है ना। जीवित जीवों में होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन,
पादप में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप होते हैं उसमें जाइलम का कार्य होता है। तो जाइलम जो होता है जैसे जाइलम जैसे जल, ये जल का वहन करता है। आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिलेज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? एमिलेज पाया जाता है लार में याद, लार में एमिलेज पाया जाता है। ठीक है ना, एमिलेज पाया जाता है। आगे चलिए, कह रहा है कि जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं आमाशय में। कहाँ? आमाशय में। आमाशय इस तरीके से आप ऐसे देखे होंगे पाचन तंत्र में। ठीक है ना, यही आमाशय है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल में टूट जाता है, इसे हम अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? केवल जंतुओं में पाई जाती है। तो देखिए, तंत्रिका नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन इसे कहीं न कहीं कंट्रोल कौन करता है? हम जैसे जीव कहीं न कहीं तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल करते हैं। कहीं आप किसी को देखेंगे भाग जाएंगे, बस मैं सांप को देखेंगे भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारे लिए क्या है? खतरनाक है। तो ठीक है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो केवल जंतुओं में पाई जाती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, केवल की बात किया है। तब आगे कह रहा है कि घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? घेंघा रोग का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब लड़कों में आता है, ठीक है, एस्ट्रोजन जब लड़कियों में आता है, तब उनमें यौना आरंभ स्टार्ट हो जाता है। यौना आरंभ मैंने समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाना। और बाकी ये है शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। अब आगे, शरीर में वृद्धि के लिए उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अभी कह रहा है कि हड्डियों और पेशियों का विकास होता है। तो देखिए, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आएगा तो कहीं ना कहीं यौनारंभ आएगा 100%, शुक्राणु या अंडाणु बनेंगे 100%, हड्डियों का आकार बढ़ेगा, पेशियों का आकार बढ़ेगा, लेकिन शरीर की वृद्धि से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आप देखेंगे, जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो आप जरूर देख के जाएंगे। आगे, इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्त्रावित होता है। अभी तुरंत तत्काल बताया हूँ। किससे गलत? अग्नाशय से। आमाशय वहाँ, ये अग्नाशय से। ठीक है ना, ये तो आमाशय है। ये क्या है? ये आमाशय है। अग्नाशय से होता है, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है ना, कहाँ होता है? तो देखिए, ये रहा आमाशय। क्या रहा? आमाशय रहा। यही आपको ऐसे पत्ती जैसे दिखेगी। कैसे दिखेगी? पत्ती जैसे दिखेगी, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। यही अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन्स को निकालता है। आगे 20 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? भाई दिमाग रहता है तभी तो आदमी सोचता है। ये हृदय स्पंदन के लिए है, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए है। किसी को एक डंडा अगर बढ़िया से कस दो, कहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ, ये सिर पे। हाँ, किसी को एक डंडा अगर मुक्क के कस दो सिर पे, तो बेचारा क्या हो जाएगा? वो बेचारा चित्त हो जाएगा। ठीक है ना, उसे कुछ सूझेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? पूरा बॉडी कहीं ना कहीं पूरे मस्तिष्क पर क्या है? कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल है। बोलो एक बार, कंट्रोल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स है तो साइटोकाइनिन है। ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन है। ठीक है, जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये सब एनिमल में पाए जाते हैं। ANIMAL में पाया जाता है। बस में अब यह भी चैप्टर खत्म। अब हम आ गए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे चलिए, परागकोश आज ही पढ़ाया हूँ। परागकोश में होते हैं क्या? तो परागकोश में पराग कण होते हैं। परागकोश होते हैं क्या? परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, एकलिंगी फूल का उदाहरण है। तो एकलिंगी फूल होते हैं पपीता। क्या होते हैं? पपीता एकलिंगी फूल होते हैं। और एकलिंगी का उदाहरण तरबूज भी होता है। क्या होता है? तरबूज। खाए हो कि नहीं? शायद खाए हो तुम लोग। ठीक है ना। तो पुंकेसर जो होता है ये मेल होता है, स्त्रीकेसर जो होता है ये फीमेल होता है। लगे हाथ यह भी याद कर लो। ठीक है ना। और जब केवल पुष्प पे
जब भी किसी पुष्प पे या तो केवल मेल हो या तो केवल फीमेल हो तब उसे एकलिंगी कहते हैं, और जब दोनों होगा तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। आगे चलते हैं। ध्यान रहे यह एग्जाम्पल भी जरूर आप याद कर लीजिएगा। हाइड्रा, स्पंज, ओरेलिया, ये सब कहीं न कहीं मुकुलन के एग्जाम्पल हैं। क्या है? एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पौधों में नर क्या है? ये तो जायांग है। क्या मादा? वर्तिकाग्र, मादा अंडाशय, मादा। ये देखो पहलवान बैठा है, इसका मतलब ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। इसी को हम पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। इसी को अंग्रेजिया में एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? तो पराग कोष के अंदर का बनेगा? परागकण बनेगा और का बनेगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग है, तो बताइए जनन अंग क्या है? तो जनन अंग होता है पुमंग और जायांग। तो पुमंग तो ना ही दिया है, लेकिन जायांग जरूर दिया है। ठीक है ना? तो जब भी देगा तो पुष्प का जनन अंग जायांग और पुमंग है। जायांग और पुमंग है। बस में ध्यान रहे, स्त्री केसर को एकांडपी बोलते हैं। ठीक है? अब बहु स्त्री केसर को बहुअंडपी बोलते हैं। माने एक स्त्री केसर रहेगा तो एकांडपी बोलेंगे, अब बहुत स्त्री केसर रहेंगे तो बहुअंडपी बोलेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? किसका पुष्प? अभी तुरंत पढ़ के आए हो, बताओ जल्दी से। प फॉर पपीता और त फॉर तरबूज। तरबूज। ठीक है ना? हाँ देखिए, ककड़ी हो गया, पपीता हो गया, तरबूजवा हो गया, ये सब क्या है? ये सब एकलिंगी पुष्प हैं। क्या है? एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर केवल एक होता है उसे एकलिंगी कहते हैं, जैसे ककड़ी, पपीता, तरबूजा आदि। अब देखिए आगे। 8वां, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होगा? परागकण होगा। आगे, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है, तो पुनरुद्भवन किस में होता है? तो देखिए हाइड्रा में भी होता है। अगर हम बात करें प्लेनेरियम भी होता है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो गया। अब पत्तियों में जो होता है, ये ब्रायोफिल्म जो है एक पत्ती होती है। ठीक है? एक पत्ती होती है, इस पर कहीं ना कहीं कलिकाएँ निकल जाती हैं और इसी पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। ये किस पत्ती में होता है? तो ब्रायोफिल्म में होता है। लेकिन फिलहाल आपका आंसर पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है हाइड्रा और प्लेनेरियम में होती है। किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। फिर देखिए, कह रहा है कि एकलिंगी पुष्प होते हैं पपीता और तरबूजा, और तरबूजा नहीं तरबूज और ककड़ी। ठीक है ना? आगे, पुनर्जनन उदाहरण है। पुनर्जनन उदाहरण है। पुनर्जनन उदाहरण है तो किसमें? हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, दोनों। तो ये कहीं ना कहीं आयोग को जो दोनों लगाएगा, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, सबको मार्क्स मिलेगा इक्वल। ठीक है ना? अब ये प्रश्न आने की संभावना नहीं है, आएगा तो एक ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में जो भ्रूण है उसे पोषण किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। प्लेसेंटा के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? प्लेसेंटा फिलहाल आज ही मैं बताया हूँ ये सब। आगे देखिए, सामान्य, अगर हम बात करें सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। आज मैं 24 जनवरी को ये सब क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूँ, बच्चों को बता दिया हूँ। देखो यही क्वेश्चंस आज फंस भी रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाए जाते हैं। तब देखिए, नर में पंखुड़ियाँ तो होती हैं, नर में तो बादल पुंज होते हैं, पुंकेसर भी होता है, लेकिन वर्तिकाग्र जो होता है ये कहीं ना कहीं मादा का भाग है। किसका है? मादा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है जायांग का। ठीक है ना? इसका है जायांग का है। तो यही जो है, यही वर्तिकाग्र है, यही वर्तिका है और यही अंडाशय है। इसके अंदर बात जान ही रहे हैं आप, क्या होता है बताएंगे कमेंट में से, कमेंट में ठोकेंगे क्या है वो। आगे 14 नंबर, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, सोचिए कौन सही है? शुक्र वाहिका में। कह रहे हैं कि पुनरुद्भवन होता है तो हाइड्रा में होता है और प्लेनेरियम होता है। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम देना यहाँ ज़रूरत नहीं है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, तुरंत बताया हूँ, फिगरो बनाया हूँ। किसका? ब्रायोफिल्लम का। किसका? ब्रायोफिल्लम का। ठीक है ना? आगे कह रहा है
कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा में। देखिए ये अमीबा है। अब अमीबा जो होता है जब मेच्योर होगा तो ऐसे बीच में उसमें खांच बन जाएगी और फिर से कहीं ना कहीं दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। इसी को द्विविभाजन बोलते हैं या द्विखंडन बोलते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ होती है अमीबा में। किसमें? अमीबा में होती है। ठीक है ना। आगे, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापर टी स्थापित किया जाता है? कापर टी गर्भाशय में किया जाता है। ठीक है ना। ये जब स्थापित हो जाता है तो इससे वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसमें पाया जाता है? ये मेल में। किसमें? मेल में पाया जाता है। ठीक है ना। अंडाशय हुआ, गर्भाशय हुआ और डिंब वाहिनी हुआ। ठीक है, ये सब कहाँ पाई जाती है? महिलाओं में। कहाँ? महिलाओं में पाई जाती है। बात समझ में आया? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन ठोको। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। फिर बिलीव करो भाई। ठीक है ना, बिलीव करो, इससे बाहर कुछ नहीं है। ज़्यादा दिमाग उमाग मतलब मत खापिएगा। यही मेन है, यही मेन है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग कहीं खपाइएगा नहीं, केवल यही पढ़ लीजिए, बहुत है। मेहनत करेंगे तो पगला जाएंगे। आगे चलिए। कह रहा है कि पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। पत्तियों पर कलिका विकसित होती है तो ब्रायोफिल्लम में। ठीक है ना, ब्रायोफिल्लम में। एक बार पढ़ लेंगे कल्याण है भैया। आगे चलिए दोस्तों। परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण बनते हैं किसके अंदर? परागकोश। परागकोश के अंदर। देखिए परागकोश का ये जो है ये जो है स्ट्रक्चर, ये एक पुमंग है। इसके बीच में ऐसे बहुत आपको दाने दाने दिखेंगे। ऐसे दाने दाने दिखेंगे कि लालच लग जाएगा। और यही क्या है? यही क्या है? तो यही परागकण है। इनमें दो केंद्रक होता है, एक वर्धी केंद्रक, एक जनन केंद्रक। ये पॉलन ट्यूब बनाता है और एक नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 23 नंबर, परागकण पाया जाता है। अभी पढ़ के आए हो परागकोश में। अब देखिए मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रम पाया जाता है। ठीक है। आगे, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्न में से कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? सबसे अधिक जड़। अब देखिए अगर आप सर्च कीजिए, सबसे अधिक पौधे मिलेंगे जो जड़ द्वारा लगेंगे। ठीक है ना, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अनुकूलन है। ठीक है ना। आगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो बता दीजिएगा, देखते हैं कौन बताएगा। तो इष्ट में होता है। किसमें होता है? इष्ट में होता है। ठीक है ना। किसमें? इष्ट में। इष्ट इष्ट इष्ट। बात समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, इसके उदाहरण एक का थोड़ी है। हाइड्रा भी है, इष्ट भी है और साइकॉन भी है। क्या है? साइकॉन भी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे देखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गए हेरिडिटी में। मेंडल वाला आप तो बात सुने ही होंगे, तो हम मेंडल के चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है ना। किस चैप्टर पे? मेंडल वाले चैप्टर पे आ गए हैं, आनुवंशिकता पे। ठीक है ना। कह रहे कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो गिरजाघर में प्राप्त की थी। कहाँ? गिरजाघर में। अभी देखिए 2024 में पूछ पे किया था, लेकिन प्री बोर्ड एग्जामों में भी पूछ लिया था। मिलाइएगा, जो 2025 में प्री बोर्ड हुआ था उसमें देखिए ये पूछा था क्वेश्चन। इसलिए कह रहे हैं ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, आगे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पे? तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधों पर किया था। ठीक है, अपना प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था। तो जब आपसे पौधा पूछेगा तब आप पौधे के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। इस पौधे का नाम है पाइसम सटाइवम है। क्या है? पाइसम सटाइवम है। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पे किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना। वंशागत गुणों के अध्ययन करने के लिए अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। ठीक है, जब पूछेगा किस पौधे पर तो बताएंगे मटर के पौधे पर। इसका उद्देश्य क्या था? वंशागत गुणों को जानना। कोई दिक्कत? फिर से ऐसे क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ यह है, कह रहा है कि मेंडल अपना प्रयोग किया था। क्यों किया था? कोई पूछेगा मेंडल प्रयोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो वंशागत गुणों का अध्ययन कर रहे थे। आप पूछेगा किस पे कर रहे थे? हाँ, आ गया ना। किस पे कर रहे थे? तो मटर। तो मटर क्या था? उसका नाम पाइसम सटाइवम था। ठीक है ना। क्या था? पाइसम सटाइवम था। क्या था? पाइसम सटाइवम था। ठीक है ना। आगे चलिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया था?
किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार जरूर मिले थे, लंबे बौने जरूर मिले थे, सफ़ेद बैगनी जरूर मिले थे। तो किसको लगाएं? तो जब सब है तो सभी लगाएंगे कि सोचेंगे? ना ना ना, सोचेंगे नहीं भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मटर के लंबे यानी कैपिटल टीटी, बावने पौधे यानी स्मॉल टीटी के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में क्या होते हैं? देखो, ये रहा कैपिटल टीटी, ये रहा कैपिटल टीटी और ये रहा स्मॉल टीटी। अब यहाँ से बनेंगे गैमेट कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। अब इसमें आएगा ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा लेकिन संकर लंबा होगा। और यहाँ से ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल। इसका मतलब F1 जनरेशन में टोटल संकर लंबा होगा, टोटल लंबा होंगे, टोटल क्या होंगे? लंबे होंगे, टोटल लंबे होंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो सभी क्या होंगे? लंबे। देखो, सभी क्या होंगे? लंबे होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मेंडल प्रसिद्ध है भाई, काहे का प्रसिद्ध है भाई? काहे प्रसिद्ध किया जाए? इनको प्रसिद्ध नहीं करना चाहिए ना? पहले पढ़ो तो सही इनके बारे में, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेंडल को प्रसिद्ध व्यक्ति कहना चाहिए। इधर देखिए, मेंडल प्रसिद्ध हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के क्षेत्र में अध्ययन किया था। इन्होंने ही बताया था कि जीवों के वे सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सोचिए भाई, क्या कहते हैं? आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? अब बताइए। सरसों पे? नहीं। अरहर पे? नहीं। साइकस पे? नहीं। इस पे? मटर पे। कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? पपीतवा है? हाँ। तरबूज रहता? हाँ। ककड़ी रहता? हाँ। बस हो गया। गुड़हल? नहीं। मटर? नहीं। सरसों? नहीं। बात खत्म। 8वां प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? फिर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। बात खत्म। आगे चलते हैं। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो भाई आप जान ही गए हैं, मटर के पौधे। निम्नलिखित मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? मीठी मटर कि उद्यान मटर? तो ये था कौन सा मटर? उद्यान, क्योंकि उन्हें बगीचे में उगाया था। कहाँ उगाया था? बगीचे में उगाया था, इसलिए उसका नाम उद्यान मटर है। क्या है? उद्यान मटर है। अब देखो, ये ऐसा पौधा है जो एक वर्ष में अनेक फूल और फल देते हैं। ठीक है ना? इस पौधे में विपर्यासी रूप पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। अगर एक लंबा है तो दूसरा बौना है, ड्रॉप है। ठीक है ना? ये सब अगर आप कहीं आसपास के हैं तो एक बार इंस्टीट्यूट में संपर्क करिएगा, आपको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अगर आप उनसे कभी भी बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस स्ट्रेटजी से हम उन लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे कम शुल्क में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किससे? हाइड्रोजन बंध द्वारा। देखिए, अगर हम आपको बताएं, यहाँ टोटल तो बताने वाली है क्योंकि रिवीजन क्लास है, लेकिन फिलहाल बता दे रहे हैं। ये इस तरीके से होता है, इनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बाकी कभी मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे डीपली में। आगे चलिए, देखिए, कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध और लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। देखिए, कह रहा है कि शुद्ध लंबा। इनमें शुद्ध कहाँ है? इसमें शुद्ध तो नहीं है। इसमें शुद्ध कहाँ है? शुद्ध तो नहीं है। इसमें हाँ शुद्ध है, लेकिन ये बावना है, लेकिन ये पेवर शुद्ध है। बात समझ आया? आगे चलते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। भाई हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, आप अपना गिन के बताइएगा कितने गुणसूत्र हैं। गधा, सब में। ठीक है, जितने मनुष्य होते हैं सब में 46 गुणसूत्र होते हैं, गिनना मत कभी। आगे, मेंडल के अनुसार मटर के बावने पौधे के जीन का प्रारूप क्या होगा? जीन बावने पौधे की, ये तो टीटी लंबा हो गया, ये तो संकर लंबा हो गया, ये भी संकर लंबा हो गया। तो बावने पौधे का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्मॉल टीटी जो होता है शुद्ध बावना, कैपिटल टीटी जो होता है शुद्ध लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो संकर लंबा होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। देखिए, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ऐसे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जब इसी क्रोमेटिन को आप बाहर निकालोगे तो इसको जब अध्ययन करोगे तब पता चलेगा इसके अंदर क्या है? गुणसूत्र हैं। क्या है? गुणसूत्र हैं। सॉरी,
आगे चलते हैं। कह रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना, 2x। कैसे, देखिए मम्मी का x, पापा का y, ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएंगे सीधे 2x। बस इतना ही समझ जाओ, 2x, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, दोनों मिलेंगे तब हो जाता है डिप्लॉइड। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल है, ये देखो शुद्ध गोल की बात कर रहा है, शुद्ध गोल, तो शुद्ध गोल क्या होगा, आर मतलब राउंड, दैट और चाहिए राउंड, बस बात काम खत्म। इसका मतलब ये है, ये क्या है, शंकर लंबा, ये क्या है, शंकर लंबा, ये क्या है, शुद्ध भावना, ये क्या है, शुद्ध गोल है, क्या है, शुद्ध गोल है। तो एक बार इन सब के बारे में ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये 2026 में लिख दिया। आगे स्मॉल टी रहेगा शुद्ध भावना, कैपिटल टी स्मॉल टी शंकर लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी शंकर लंबा, कैपिटल आर आर शुद्ध गोल, कैपिटल आर स्मॉल आर गोल बीज, ठीक है ना, क्या है, गोल बीज है, ठीक है ना। स्मॉल आर ये सुसुप्त बीज है, यानी झुर्रीदार है, क्या है, झुर्रीदार। आगे चलिए, झुर्रीदार समझ रहे हो ना, ये सब पिचका हुआ होता है, क्या होता है, पिचका हुआ। कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई और महिला में होता है यक्स एक्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बने होते हैं भाई, वायरस जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, कड़ी है, ठीक है ना। ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। फिलहाल एक बार आप ये चीज़ बना लेंगे, लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या बनाना है, ठीक है ना। देखिए मनुष्य के अंदर अगर हम बात करते हैं, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्र में अगर बात करते हैं तो ये जो 22 है, ठीक है, ये 22 जोड़ी जो है ये दैहिक गुणसूत्र होता है, और एक जोड़ी जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। यही अगर महिला है तो यक्स, अगर पुरुष है तो ये यक्स वाई, ठीक है ना। अब यहाँ से एक यक्स और यहाँ से अगर एक वाई मिल गया, ये बन गया, तो ये कहीं ना कहीं द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा माने बॉय समझना, BOY पैदा होता है। अगर यक्स हो जाएगी तो उस समय कहीं ना कहीं यक्स हो जाएगी तो क्या होगा, GIR, गर्ल पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको याद करना है, और इसके साथ साथ एक अगर याद ये हो जाएगा तो ये आपको तो ज़रूर हर हाल में याद करना है, हर हाल में, कि यक्स और यहाँ YY, इसमें पृथक्करण के नियम से यक्स पृथक्करण के नियम से यक्स और वाई। देखिए जैसे मैं करूँगा ऐसे करना है, यहाँ से निकालना है, इसको लाना है, फिर यहाँ यक्स लिखना है, यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये लाना है, फिर ये यक्स वाई, फिर यहाँ से ये लाना है, फिर यक्स, फिर यहाँ से लाना है, फिर क्या हो जाएगा, यक्स और वाई हो जाएगा। बस में यक्स और वाई हो जाएगा। अब देखिए अगर ये यक्स वाई हो जाएगा, तो देखिए यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, तो कहेंगे सर 50% जो है ये क्या है, लड़की हैं, क्या है, लड़की हैं। अब 50% जो हैं वो क्या है, लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं। बस ये आपको कहीं ना कहीं मनुष्य के लिंग निर्धारण में आपको याद करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। तो ये रहा पूरा कहीं ना कहीं मैंने आपके जीव विज्ञान का जितना भी पोर्शन है सबको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो बेहिचक पूछिएगा दोस्तों, इसमें से मैं टोटल आपको कहीं ना कहीं एकदम सरलता से बता दूंगा, ठीक है, पूरी सरलता से आपको बता दूंगा। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करवा दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।